अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को फाइनेंशियल रेशियो को थोड़ा सा बता दिया था कि ये क्या होता है। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स टेकन फ्रॉम कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेम स्टेटमेंट्स में से भी हो सकता है और मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स से भी हो सकता है। दीज रेशियोज अलाउ अस टू कंपेयर कंपनीज एंड देयर परफॉर्मेंस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो भी हमारे पास रेशियोज की वैल्यू आ रही होगी उसको हम फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से मैच कर रहे होंगे कि वो अच्छा है या बुरा है, या फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 कंपनीज होंगी तो हम उसमें देखेंगे कि किसके रेशियोज बेहतर है। अब वो रेशियो कम होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या हमें बताता है? कंपनीज एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, यानी कि करंट लायबिलिटी। हम ये रेशियो के थ्रू मालूम करते हैं कि क्या कंपनी में एबिलिटी है कि वो अपने शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटीज़ है उसको पे कर सके। इसके अंदर हमारे पास 2 रेशियोज होते हैं। एक होता है हमारे पास करंट रेशियो, एक हमारे पास होता है एसेट टेस्ट या क्विक रेशियो। देखें यहाँ भी मैंने आप लोगों को 2 नाम दिए हैं। पिछली दफ़ा भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इन नाम को देख लिया करें। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपसे क्विक रेशियो पूछ लिया, फॉर एग्जांपल उन्होंने एसेट टेस्ट रेशियो पूछ लिया। आपको पता होना चाहिए दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, करंट रेशियो आपका क्या होता है? करंट रेशियो मेजर्स अ कंपनीज एबिलिटी टू मीट करंट लायबिलिटीज विद करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की बिना पे, यानी कि आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं उनको यूज़ करके आप अपनी करंट लायबिलिटीज़ को क्या पे कर सकते हैं, ये आपका करंट रेशियो बताता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, ये आपका हो गया करंट रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था कि 3 कंपनीज हैं, हम उसको मेजर कर रहे होंगे किसका बेहतर है। वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ये आपकी डिपेंड करती है आपके रेशियो पे। ये वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी तो इट्स गुड, ठीक है, अगर कम होगी तो इट्स बैड। ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़्यादा का मतलब ये है कि आपके करंट एसेट्स ज़्यादा हैं और कम का मतलब ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यू आपके पास 0.01 आ रही है तो ये ख़तरे की बात है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके जो करंट एसेट्स हैं वो इनफ नहीं है आपके करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये 1 आ रहा है या 1 से ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इनफ करंट एसेट्स हैं अपने करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए। लेकिन ये चीज़ आपकी मज़ीद डिपेंड करती है आपकी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे। फॉर एग्जांपल आपकी जितनी भी इंडस्ट्री के अंदर वो कंपनीज, जितनी भी कंपनीज हैं उन सब का जो वैल्यू आ रही है, वो सबसे अच्छी जो वैल्यू आ रही है वो समझो 0.1 है। ठीक है, तो इट डजेंट मीन कि ये वैल्यू 1 ही अच्छी है। ये आपको डिपेंड करता है मुख्तलिफ इंडस्ट्री को देख के। ठीक है, अगर सारी कंपनीज का जो एवरेज बन रहा है वो 0.1 के करीब बन रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपकी कंपनी का 0.11 है या 12 है तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी कंपनी का भी ये करंट रेशियो जो है वो गुड है। ठीक है, यानी कि रेशियोज़ को, फाइनेंशियल रेशियोज़ में यही चीज़ होती है कि आप जस्ट रेशियो लगा के चीज़ नहीं बता सकते। आपको पता होना चाहिए कि वो रेशियो आपको क्या बता रहा है और फिर आप उसको कंपेयर करते हैं अपनी इंडस्ट्री के एवरेज से। ठीक है, सेकंड हमारे पास हो गया एसेट टेस्ट या क्विक रेशियो। ये क्या करते हैं? मेजर्स अ कंपनीज एबिलिटी टू मीट करंट लायबिलिटीज विद इट्स मोस्ट लिक्विड एसेट्स। ठीक है, मोस्ट लिक्विड एसेट्स। अच्छा, करंट एसेट्स में हमारे पास मोस्ट लिक्विड एसेट्स कौन से हो गए? सारे एसेट्स एक्सेप्ट इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री को आपको बेचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे? करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्री को निकाल देंगे और वही चीज़ डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज कर देंगे, तो ये हमारे पास क्विक रेशियो आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले हमारे पास रेशियोज हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियो आपको क्या बताते हैं? कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस। ठीक है, प्रीवियसली हमने क्या बताया था? प्रीवियसली हम शॉर्ट टर्म उसको देख रहे थे, ये हमें लॉन्ग टर्म के उससे बताएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस के उस पर बताएगा। सबसे पहले हमारे पास हो गया डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये हमें क्या बताता है? इतना लेवरेज है आपकी कंपनी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेब्ट टू इक्विटी की वैल्यू आपके पास 1 आती है तो इसका मतलब ये है आपकी डेब्ट और आपकी इक्विटी की जो वैल्यू है दोनों आपकी बराबर है।
ठीक है। तो ये बेसिकली आपका लेवरेज बताता है, ये बेसिकली आपको जो बताता है वो आपका फाइनेंशियल लेवरेज बताता है, कितना आपने लोन लिया हुआ है, आपने डेप्ट लिया हुआ है एज कंपेयर टू इक्विटी। ठीक है। अगला हमारे पास है डेप्ट रेशियो, जिसे हम डेप्ट टू टोटल एसेट भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा डेप्ट डिवाइडेड बाय आपके एसेट्स, जितने भी आपके टोटल एसेट्स हो गए। जैसे यहाँ पे इक्विटी थी, यहाँ क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएंगे। ठीक है। ये आपको क्या बताता है, परसेंटेज ऑफ कंपनीज एसेट्स फाइनेंस बाय डेप्ट, यानी कि आपके पास जो जितने एसेट्स हैं वो कितने फाइनेंस हुए हैं डेप्ट से। फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी खरीदी, आपने घर खरीदा, तो लेकिन अगर वो सब आपने मॉर्टगेज और आपने लोन्स और डेप्ट से लिया हुआ है, तो ये आपका वो चीज़ आपको बताएगा कि आपके कितने एसेट्स जो हैं वो आपने डेप्ट से फाइनेंस किए हैं, यानी कि उनका पैसा आपने पे करना है। ठीक है। तीसरा हमारे पास है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये आपका बताता है कंपनी की एबिलिटी है आपकी इंटरेस्ट पे करने की। इंटरेस्ट भी तो आपको पे करना है ना, डेप्ट तो आप बाद में पे करोगे, लेकिन इंटरेस्ट भी तो आपको पे करना ही है ना उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको लग रहा है। लेकिन ये किस में से निकालता है, आपके EBIT। EBIT आपके क्या थे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हम क्यों निकाल रहे हैं, आपको याद होगा EBIT के बाद ही सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, सेल्स होती है, सेल्स के बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, ये हमने जब निकाल दिया तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होते हैं। इसके बाद हमने सेलिंग्स वगैरह के एक्सपेंसेस निकाल दिए तो हमारे पास क्या आ जाता है, EBITDA। और इसके अंदर से जब हम डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन हम जब निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है EBIT, और उसमें से सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं। तो ये वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं फॉर्मूले के अंदर। ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, यानी कि आपका ये बताएगा कि आपकी EBIT कितनी है, आपकी अर्निंग्स कितनी है बिफोर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, और उस पे आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है। ठीक है। ये रेशियो बेसिकली आपका एबिलिटी बताता है कि आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एफिशिएंसी या एक्टिविटी रेशियोज। ये आपके बताते हैं कि कितना इफेक्टिवली आपकी कंपनी जो है वो आपके एसेट्स को मैनेज कर पा रही है। ठीक है। सबसे पहले आपके पास है अकाउंट रिसीवेबल रेशियो। आपको याद होगा अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, वो पैसा जो आपके कस्टमर से आपको मिलने वाला है, जिन्होंने क्रेडिट की बेसिस पे आपसे या तो सर्विस ली हुई है या आपसे कोई क्रेडिट बेसिस पे प्रोडक्ट खरीदी हुई है। ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को अकाउंट रिसीवेबल बताया कि पैसे आप लोगों को मिलने वाले हैं, ये रेशियो उसी चीज़ को डिस्कस करता है कि आपको पैसे कम दिन में मिलने वाले हैं, ज़्यादा दिन में मिलने वाले हैं। देखें फॉर एग्जांपल आपकी इंडस्ट्री का एवरेज है कि कस्टमर्स जो हैं वो 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हैं, लेकिन आपकी कंपनी के अंदर जो आपके पर्टिकुलर कस्टमर्स हैं वो 50 दिन के बाद आपको पेमेंट करते हैं। तो इसका मतलब इस कलेक्शन ऑफ पेमेंट में आपकी कंपनी खराब है। ठीक है। तो ये यही चीज़ बताता है। ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर का आपका फॉर्मूला क्या है, आपकी क्रेडिट पे कितनी सेल्स हुई हुई है, ठीक है, और आपके अकाउंट रिसीवेबल क्या है, ठीक है, डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल। इस फॉर्मूले को मज़ीद समझने के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है। उसको क्या करते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड भी इसको हम कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल इन डेज, इसको डेज में डिवाइड कर देते हैं। इनके डेज इन अ ईयर, साल में कितने दिन है, क्योंकि कुछ लोग 365 कंसिडर करते हैं, कुछ लोग 360 कंसिडर करते हैं। ठीक है। जो भी साल में दिन है डिवाइडेड बाय जो ऊपर से हमें टर्नओवर मिला है, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे तो हमारे पास ये वाले दिन आ जाएंगे। ठीक है। क्योंकि पहले फॉर्मूले से जस्ट हमारे पास एक रेशियो आता है, वो इतना हमें क्लियर नहीं होगा। ठीक है। अनटिल एंड अनलेस हम उसको डेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। यानी कि जो भी इसका आंसर होगा, इसका मतलब ये है कि आपके जो कस्टमर्स हैं आपको ऑन एवरेज इतने दिनों के बाद पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास है अकाउंट पेएबल, रिप्रेजेंट्स अ कंपनीज एबिलिटी टू मेक पेमेंट्स टू इट्स सप्लायर्स। ठीक है। कितने दिनों के बाद आप पेमेंट कर रहे हो अपने सप्लायर्स को। ठीक है। ये भी वही है, टर्नओवर का फॉर्मूला है, क्रेडिट पे आपने कितनी परचेजेस की है डिवाइडेड बाय अकाउंट पेएबल,
ठीक है, और इसको हम डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, उसी तरह डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय जो ऊपर से आपको आंसर मिला है अकाउंट पेबल टर्नओवर। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये है कि जो बाकी कंपनीज हैं वो सप्लायर्स को 1.5 महीने के अंदर पेमेंट कर देती हैं, लेकिन आपकी कंपनी की सेल्स काफ़ी ख़राब हो रही है, आप 3 महीने के अंदर पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सप्लायर्स या आपके जो वेंडर्स हैं इसको ख़राब समझेंगे, क्योंकि हर किसी को पैसा जल्दी चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो बाकी कंपनीज को पहले कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी बताती है। अगला है हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर, यानी कि हाउ इफेक्टिवली द फर्म इज मैनेजिंग इट्स इन्वेंट्री। आपकी जो कंपनी है वो इन्वेंट्री किस तरह से मैनेज कर रही है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, और इसके अंदर आखिरी हमारे पास है टोटल एसेट टर्नओवर, हाउ इफेक्टिवली अ कंपनी यूजेस इट्स एसेट्स टू जनरेट रेवेन्यू। ये फॉर्मूला आपका बताता है कि कितना इफेक्टिवली एसेट्स यूज हो रहे हैं आपका प्रॉफिट जनरेट करने में। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, यानी कि आपके पास एसेट्स कितने हैं और उसकी बिना पे आपकी सेल्स कितनी हो रही है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल एसेट टर्नओवर। और फाइनली हमारे पास रेशियोज आ गए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ठीक है, ये आपका नाम से ही पता है कंपनीज की एबिलिटी बताता है प्रॉफिट कमाने की, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट ये पूरी जो आपकी चीज़ है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, तो इसकी जगह मैं ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकता हूँ। ये आपका क्या बताता है, रिप्रेजेंट्स अ कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ओनली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपके डायरेक्ट कॉस्ट हैं, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। इसका फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपकी सेल्स, लेकिन आप इसको ग्रॉस प्रॉफिट को इस तरह भी आप ब्रेक कर सकते हो, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आपको फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल के अंदर ये चीज़ नहीं दी हुई है और अगर आपको ये चीज़ें आपको दी हुई है तो आप एक ऑब्वियस है कि इन दोनों को माइनस करके ये चीज़ निकाल सकते हैं। अगला हमारे पास क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये नेट प्रॉफिट से रिलेट होगी, ठीक है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। जैसे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, और नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ये क्या है, रिप्रेजेंट्स अ कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जो बॉटम लाइन आपकी होती है। अगला हमारे पास हो गए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन एसेट्स, दोनों बोलते हैं इसको, ठीक है, आरओए या आरओआई। कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम इट्स एसेट्स, एसेट्स को यूज करके आपको कितना रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है, इस पे क्या हो गया, नेट इनकम डिवाइडेड बाय आपके टोटल एसेट्स, ठीक है, तो टोटल एसेट्स को यूज करके कितनी इनकम जनरेट हो रही है, ये फॉर्मूला आपको वो बताता है। और फाइनली हमारे पास है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये क्या हो जाएगा, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपकी इक्विटी, ठीक है, रिप्रेजेंट्स अ कंपनीज प्रॉफिट रिलेटिव टू शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी कि जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनको क्या रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, वो आपका इससे पता चलेगा, इस फॉर्मूले से। तो यहाँ हमारे रेशियोज खत्म होते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये जितने भी फॉर्मूले हैं वो बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं या आपको एमसीक्यूज़ में भी ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो काइंडली प्लीज़ इसको आप फॉर्मूलेस को सही से आप लोग याद कर लीजिएगा और समझ के कीजिएगा, तो आप न्यूमेरिकल्स आसानी से कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।